नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे बांग्लादेश को चौतरफा घेर लिया है। यानी कि बांग्लादेश के लिए चौतरफा दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं। भारत ने अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कलादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कस लिया है और भारत को चिकन नेक की धमकी देने वाला बांग्लादेश और बांग्लादेश के यूनुस के गर्दन जो है वो फंस चुकी है। पाकिस्तान और चीन चाह कर भी जो है वो बांग्लादेश को नहीं बचा पाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश को दी जा रही एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भी भारत ने वापस ले लिया है। इसकी वजह से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार के साथ जो व्यापार कर रहा था, अब वो उनका व्यापार जो है प्रभावित हो जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने ये कदम क्यों उठाए हैं और क्या इस कदम से बांग्लादेश की कमर टूट जाएगी। हम ये भी जानेंगे कि ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा है क्या और साथ में हम ये भी जानेंगे कि यह कालादान प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट को जो है वो जरूर कीजिएगा, जो कि आपका फीडबैक है। और अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आपको उचित लगे, आपके जो भी ग्रुप्स हों उसमें भी शेयर कीजिएगा कि ज्यादातर लोगों तक जो है इस वीडियो को हम पहुंचा सकें। तो आज का जो टॉपिक है कि बांग्लादेश के यूनिस की गर्दन फंसी है, पाकिस्तान, चीन भी इसे नहीं बचा पाएंगे। भारत के हाथों में बांग्लादेश की गर्दन चीन में चू चू करने से भी कुछ नहीं होगा। इसी को हमें समझना है। दोस्तों, भारत का चिकन नेक पर बांग्लादेश और चीन के जो इरादे हैं वो बिल्कुल ही नेक नहीं। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनिस की चीन की यात्रा और उनके नाकाब जो नापाक मंसूबे हैं वो सामने आ चुके हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के बॉर्डर के करीब लाल मोनरिहाट जिले में एयरबेस बनाने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसके ऊपर कल हम लोगों ने चर्चा की है। कल की वीडियो आपने देखा होगा तो आपने स्ट्रिंग ऑफ पोल्स यानी कि चीन की मोतियों की माला का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा। और हमने कल आपको समझाया भी था कि कैसे बांग्लादेश ने जब एयर बेस का ऑफर दे दिया है तो जो बांग्लादेश अभी तक न्यूट्रल था, तटस्थ था, उसने भारत, अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बना के रखा था। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद अमेरिका और भारत से ज्यादा चीन की तरफ जिस प्रकार से वह आकर्षित हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है वह भारत के लिए भी समस्या है। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो चीन की यात्रा पे गए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बैठक की और उनको ऑफर किया कि आप आइए और भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक का एरिया है, वहां आप एक एयर बेस बनाइए, जो कि हमारा एक स्थान है जिसका नाम है लाल मोनोरी हाट। तो जैसे ये प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव को देने के साथ ही जो अगर हम बात करें तो भारत के लिए चिंता की बात बन चुकी थी। उसको लेकर लेकर जो है कई सारी बातें भी हो रही हैं कि भारत जो है वो अपना मेघालय का क्षेत्र बढ़ा ले, भारत जो है वो अपना त्रिपुरा का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाए और इस तरह से जवाब दे। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए, ये एक बहुत ही आसान बात नहीं है। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि जैसे इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है या गाजा पे कब्जा कर ले रहा है, भारत भी वैसा कब्जा करे। देखिए, ये सब बातें हवा हवाई बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। ये बातें अच्छी लगती हैं कि भारत हमला कर दे, लेकिन क्या वर्तमान की ऐसी परिस्थिति है कि भारत जो है वो युद्ध शुरू करे? पूरा विश्व जो है वो युद्ध में लगा हुआ है और युद्ध के परिणाम आपको दिख रहे हैं। हमें सुनने में बहुत बढ़िया लगेगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश को दो भागों में विभाजित कर रहा है। भारत जो है उसने 1971 के बाद फिर से जो है एक नया इतिहास रच दिया है, लेकिन 1971 की स्थिति और 2025 की स्थिति में बहुत कुछ बदल चुका है। आज अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, चीन का भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, रूस का भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी बांग्लादेश में है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी उनके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। भारत के जो पड़ोसी 9 देश हैं, उन 9 देशों में अगर भूटान को छोड़ दिया जाए
तो चीन का कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इन पड़ोसी देशों में स्थिति बहुत ज्यादा भारत के कंपेयर में अगर हम बात करें तो मजबूत है। ये प्रैक्टिकल बात है जो कि मैं आपके साथ कह रहा हूं। बाकी जो है वायरल होने के लिए बातें जो है लंबी लंबी कर दी जाती है। अब भारत ने बांग्लादेश को जवाब देने के लिए इसकी कार्ड जो है वो तैयार की, जो भारत कर सकता था। और भारत क्या कर सकता था? भारत उसको जवाब देने के लिए काला दान प्रोजेक्ट जो है उसको तेजी से पूरा करने का कमर कस लिया है। ठीक है। सबसे पहले हमें जानना है कि चिकन नेक क्या है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा इस सारी चीजों को। ठीक। आप अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये भारत का नक्शा है और ये आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, और ये फिर इधर आप देख रहे होंगे ये एक छोटा सा पतला सा लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा नजर आ रहा है, जिसके इधर आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है। ठीक। और थोड़ा सा इधर चल रहे हैं तो यहाँ आपको नेपाल नजर आ रहा है। ठीक। तो कुल मिलाकर इस गलियारे को अगर बड़े ध्यान से देखें तो ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है ये गलियारा। ठीक। और इस गलियारे के यहां अगर आप देखेंगे तो ये आपको ट्राई जंक्शन का क्षेत्र दिख रहा है। अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, यही इसी जगह पर जो है वो चीन को आमंत्रित कर रहा है कि वो एयरबेस बना ले। तो ये जो चिकन नेक है, जिसको कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, यह पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को जोड़ने का काम करता है। यानी कि भारत से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का एक मात्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, यह पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल को इधर से जोड़ने का काम करता है। ठीक। इसलिए ये क्षेत्र जो है भौगोलिक और रणनीतिक, ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटजिकल दोनों रूप से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। अब चूंकि भारत को पहले से पता था कि इसके अलावा भी हमें कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए, तो भारत ने इसके विकल्प के रूप में क्या किया? भारत ने इसके विकल्प के रूप में काला दान प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और काला दान प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो सोच है वो सोच ये है कि क्यों ना हम एक ऑप्शन लेकर चले, जिससे कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ हमेशा अपना लिंक बनाकर जो है वो रखें। और भारत ये चाहता है, अभी बांग्लादेश के साथ जिस प्रकार से रिश्ते खराब हुए हैं, कालादान प्रोजेक्ट को भारत ने 2025 तक पूरा करने का तैयारी कर लिया है। और हाल ही में इसको लेकर म्यांमार के अधिकारियों के साथ भारत के अधिकारियों ने अपनी चर्चा को तेज कर दी। क्योंकि चीन और बांग्लादेश जिस प्रकार से जुगलबंदी कर रहे हैं, और चीन और बांग्लादेश की इस जुगलबंदी से चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ कॉरिडोर का जो भविष्य है वह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ चुका है। तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि वो समुंदर के रास्ते से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ जो है एक वैकल्पिक मार्ग से जो है वो जुड़ा रहे, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं तो काला दान प्रोजेक्ट क्या है, तो काला दान प्रोजेक्ट चीन और बांग्लादेश के गठजोड़ का एक कार्ड, यानी कि भारत जो है इस काला दान प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि 539 किलोमीटर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक समुद्री रूट है भारत और म्यांमार के बीच। और कुल मिलाकर बात करें तो यह केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के भू राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह परियोजना भारत के लिए सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर उस समय जब चीन अपने पड़ोसी देशों के माध्यम से गहरी घुसपैठ कराने के लिए तैयार हो। और हम जानते भी हैं कि बांग्लादेश से पहले से भी घुसपैठ हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश चीन के प्रभाव में आ चुका है, तो इसमें कहीं भी हमें शंका नहीं होना चाहिए कि चीन जो है वो बांग्लादेश के माध्यम से हमारे देश में जो है वो घुसपैठ कराएगा और कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में भी आएगी। ठीक। अब इस कालाधन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये कालाधन प्रोजेक्ट अभी का नहीं है। इस कालाधन प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। इस कालाधन प्रोजेक्ट की शुरुआत अगर हम बात करें तो 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसी समय इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिसका मकसद ये था कि भारत का ये जो कोलकाता बंदरगाह है, इस बंदरगाह को जो है वो म्यांमार का जो इस सितवे बंदरगाह है इसके साथ जोड़ दिया जाए। और इसके माध्यम से फिर आपका मिजोरम का जो आइजॉल का क्षेत्र है इसको जोड़ दिया जाए।
यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, उसके बाद नदियों के माध्यम से इसको जोड़ने की बात है, तो कुल मिलाकर इसमें समुद्र, सड़क और नदी, इन तीनों को जोड़कर यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की जो है वो बात की गई। देख, अब सितवे आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यह म्यांमार में है और सितवे पोर्ट। अब भारत ने म्यांमार के सितवे पोर्ट का जो है वो निर्माण किया है और इसके कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी जो है, इस पे जो ऑपरेशंस होंगे, जो भी कंट्रोल होगा, वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारत के पास होगी। और यह पोर्ट जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चीन का भी एक पोर्ट यहां आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या कफ्यू। तो क्या कफ्यू पोर्ट जो है, इस क्या कफ्यू पोर्ट के जवाब के रूप में भारत का जो है वो सितवे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इससे न केवल भारत की नौ सैनिक पहुंच म्यांमार तक बढ़ेगी, बल्कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनका भी सुरक्षा, इनका सुरक्षित सप्लाई जो है वो बना रहेगा। ठीक, पहला चीज जो कि हमने कालादान प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि पहले हमें ये समझना है कि कालादान प्रोजेक्ट है क्या। अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश को दी जाने वाली जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा है। दोस्तों, 2020 में मोदी जी की सरकार थी और उधर शेख हसीना जी थी। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे। तो भारत ने बांग्लादेश को उसके निर्यात किए जा रहे जो भी सामान हैं, उसके लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी, जिसके तहत भारत के हवाई अड्डे, भारत के बंदरगाह, इन सभी का प्रयोग बांग्लादेश जो है वो अपने निर्यात के लिए कर रहा था। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बांग्लादेश अपने वस्तुओं का निर्यात भारत के एयरपोर्ट और भारत के बंदरगाह के माध्यम से कर रहा था। 8 अप्रैल को भारत ने इस सुविधा को लेकर एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि अब ये सुविधा हम बांग्लादेश को नहीं देंगे। यह फैसला इस समय में लिया गया जब नरेंद्र मोदी जो हैं, वह बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, इनके साथ जब मिले थे। कहां? अभी आपने देखा था कि अभी बिम्स्टेक की मीटिंग थी। ठीक है, तो उसी मीटिंग में मिले थे, उसके बाद इस फैसले को लिया गया। ठीक, अब इससे नुकसान क्या होगा? तो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा जब वापस ले ली जाएगी, तो इस सुविधा को वापस लेने से बांग्लादेश का जो व्यापार भूटान के साथ, बांग्लादेश का व्यापार जो नेपाल के साथ और बांग्लादेश का व्यापार जो म्यांमार के साथ हो रहा था, अब वो समाप्त हो जाएगा। अब भारतीय कारोबारियों को, खासकर परिधान क्षेत्र के निर्यातकों के लिए सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली सुविधा जो है वो भी वापस लेने का आग्रह किया गया है। अब बांग्लादेश के व्यापारियों को ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा खर्च आएगा और इससे उनकी अनिश्चितता बढ़ेगी। नेपाल और भूटान दोनों का दोनों क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो दोनों का दोनों क्षेत्र आप जानते हैं कि ये लैंडलॉक्ड एरिया है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ भूटान देखिए और ये नेपाल देखिए, लैंडलॉक्ड एरिया है। अगर बांग्लादेश को नेपाल के साथ व्यापार करना है, भूटान के साथ व्यापार करना है, तो भारत से हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो अब बांग्लादेश जो अपने वस्तुओं को, अपने रेडीमेड वस्तुओं को जो नेपाल और भूटान जो भेज रहा था, अब वो नहीं भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको भारत का सपोर्ट चाहिए था और भारत ने जो है वो सपोर्ट जो है ट्रांसशिपमेंट का वो वापस ले लिया। ठीक, अब क्यों इस प्रकार की स्थिति आ रही है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, उस अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, वो पिछले महीने चीन के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, वह जमीन से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड एरिया है और समुद्र तक अगर उसको पहुंचना है तो उसको बांग्लादेश के ऊपर निर्भर होना होगा। और यूनिस ने चीन को बांग्लादेश की स्थिति को की लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र के लिए आमंत्रित कर दिया। यूनिस की जब ये टिप्पणी हुई तो भारत इस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। भारत को यह नागवार गुजरा और इसके बाद दोनों देश के बीच राजनीतिक तनाव जो बढ़े हुए थे वो और ज्यादा बढ़ गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो पिछले साल 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। लेकिन अब इस व्यापार में बांग्लादेश ने भारत को जो है 1.97 अरब डॉलर का जो है वो सामान निर्यात किया। ठीक, लेकिन अब दूसरी चीज देखने को मिल रही है। एक तो बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार आई है तो एक तो चीन की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस अंतरिम सरकार का झुकाव अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस अंतरिम सरकार का झुकाव हमें पाकिस्तान की तरफ देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सैन्य सांठगांठ कर रहे हैं। ठीक, और कहा यह भी जा रहा है
कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी आर्मी को जो है वो ट्रेनिंग देने की बातें कर रहे हैं। तो भारत ने कहा है कि वह देश के आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन सारे गतिविधियों पर नजर रखा हुआ है और देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना होगा वह कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक उच्च स्तरीय दल जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो पहुंच रहे हैं, तो भारत के लिए चिंता की विषय है। अगर हम और भी चीजों को लेकर देखें तो हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका को जो है वो बांग्लादेश कपड़ा सप्लाई करता है, लेकिन अभी हमने टैरिफ वाले भी चीजों में देखा था कि किस प्रकार से भारत पर 27% और बांग्लादेश पे 37% का जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है लगाने की बात की थी। हालांकि 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमेरिका जो कपड़े जाते हैं उसमें 9% जो है वो कपड़े बांग्लादेश से भी जाते हैं। ठीक, इसके अलावा 18% चीन को देता है, 15% आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर को देता है, 21% चीन को देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक रेडीमेड का बहुत बड़ा व्यापार जो है वो बांग्लादेश के पास है, रेडीमेड गारमेंट का। और भारत के पड़ोसी मुल्क का ये जो पूरा का पूरा, अच्छा भारत को भी ये बहुत ज्यादा निर्यात जो है वो करता है। और बांग्लादेश के पास अगर हम बात करें तो निर्यात होने वाले कुल आय का 83% जो हिस्सा आता है यह रेडीमेड वस्तुओं से आता है। तो भारत के पड़ोस का यह देश नेपाल, म्यांमार, भूटान, भारत में से ये कपड़ा भारत भी जो है इससे ये ऐसे कपड़े मंगाता रहता है। अब जो स्थिति खराब हुई है, क्योंकि नेपाल के साथ व्यापार सीधा होगा नहीं, भूटान के साथ होगा नहीं, भारत करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उससे काफी नुकसान पहुंचेगा। और भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश अगर अपने वस्तुओं को नेपाल और भूटान भेजना चाहता है तो उसको हवाई जहाज की यात्रा करनी होगी, जो कि सामान उसका खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे भी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर भारत ने जिस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई है कालादान प्रोजेक्ट को लेकर और ट्रांसशिपमेंट को रोकने की जो बात की है, कहीं ना कहीं इससे जो यूनुस सरकार है उसके लिए समस्या आ सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और बने रहिए हमारे साथ रोज रात 9 बजे कुछ ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा को देखने और सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।